नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपने लाव लश्कर तैयार कर लिए हैं। कांग्रेस की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस ने अपने रणनीतिकार 45 नेताओं की सूची जारी कर दी है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने उम्मीदवारों के आवेदनों की तिथि तक बढ़ा दी है और आवेदनों के जो स्क्रूटनी होगी, आवेदनों के अंदर से अच्छे जो उम्मीदवार है वो छांटे जाएं, अच्छे उम्मीदवार दिए जाएं, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक अपनी रणनीति बना ली है और अपने उम्मीदवारों का चयन अंदरूनी तौर से शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ तो जो अन्य दल है, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो और बसपा का गठबंधन हो, उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है और अब इंतजार है तो केवल जो संभावित चुनाव है, चुनाव की तिथि का। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लिए 2 या 2.5 महीने का, 3 महीने का चुनाव, कोई 3 महीने का वक्त कोई ज्यादा नहीं होता, बल्कि बहुत कम वक्त वो माना जाता है। और जो हरियाणा के अंदर लगभग 2.5 या 3 महीने के अंदर जो विधानसभा चुनाव 2024 के होने जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तमाम चीजें जो हरियाणा के 22 जिले और जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी स्थिति मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि किस जिले की कौन सी सीट पर किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। आज जो है, आज बात करेंगे हर जो विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण, उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायकी का क्रम है उसको लेकर बात करेंगे और कितनी सीट या कितनी वोटें आने की संभावना, कितने प्रतिशत वोट आने की संभावना किस पार्टी को है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे केवल रोहतक विधानसभा क्षेत्र की। रोहतक विधानसभा क्षेत्र क्या कहता है, रोहतक विधानसभा क्षेत्र का जो पूरा इतिहास है वो क्या कहता है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं और यहां पर किस पार्टी को बढ़त मिलने जा रही है। हालांकि राजनीति के अंदर जो आंकड़े होते हैं, समीकरण होते हैं, वो हर रोज बदलते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो हो सकता है परसों ना हो। तब तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, तब तक राजनीति के अंदर आंकड़ों की अस्थिरता बनी रहती है। खैर, बात करेंगे सबसे पहले रोहतक की। 1952 से लेकर 2019 तक, 1952 के अंदर जो सबसे पहले विधायक जो बने वो देवराज सेठी रोहतक विधानसभा क्षेत्र से बने थे। उसके बाद 1957 के अंदर जो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता मंगल सेन यहां से विधायक बने 1957 से लेकर और 1987 तक। मंगल सेन 2 बार को छोड़कर 1972 और 1985 के बाई इलेक्शन को छोड़कर लगातार जो 9 चुनाव थे वो मंगल सेन ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े और उनमें से 7 चुनाव उन्होंने जीते, 2 चुनाव वो हार गए, लूज कर गए। 1972 के अंदर उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सेठ श्री कृष्ण दास से चुनावी मात खाई और 1985 के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ महम का और रोहतक का, महम से बाई इलेक्शन की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो बाई इलेक्शन उस वक्त 1985 के अंदर राजीव गांधी और संत हरचरण लोंगोवाल के बीच में जो समझौता हुआ, जिसको राजीव और लोंगोवाल पैक्ट कहते हैं, राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं, उसके खिलाफ चौधरी देवीलाल और मंगल सेन ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी देवीलाल उस वक्त महम से विधायक थे, उन्होंने अपने महम क्षेत्र से, अपने महम विधानसभा क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया था राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौते के खिलाफ। और जो मंगल सेन है उन्होंने रोहतक विधानसभा क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया था। दोनों जगह उपचुनाव हुए 1985 के अंदर। चौधरी देवीलाल तो महम से जीत गए, मगर जो मंगल सेन है वो रोहतक से नहीं जीत पाए और कांग्रेस की टिकट पर जो सेठ श्री कृष्ण दास हैं वो चुनाव लड़े और उन्होंने मंगल सेन को हरा दिया। उसके बाद 1987 के अंदर फिर मंगल सेन चुनाव जीते और चौधरी देवीलाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा के वो बने। उसके बाद 1991 के अंदर फिर यहां से कांग्रेस की टिकट पर सुभाष बत्रा ने चुनाव लड़ा और सुभाष बत्रा चुनाव जीते। 1996 के अंदर सुभाष बत्रा को सेठ श्री कृष्ण दास ने चुनाव हरा दिया। सेठ श्री कृष्ण दास अब की बार कांग्रेस की टिकट पर नहीं बल्कि हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, चौधरी बंसीलाल की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और 1996 के अंदर वो विजयी हुए। उसके बाद 2000 में यहां से शादीलाल बत्रा ने यहां से जीत दर्ज की, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2004 के अंदर फिर शादीलाल बत्रा रिपीट हुए कांग्रेस की टिकट पर। 2009 के अंदर भारत भूषण बत्रा, बीबी बत्रा यहां से विधायक बने। 2014 के अंदर 3 चुनाव लगातार हार चुके भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मनीष ग्रोवर
चुनाव जीते। 2019 के अंदर फिर भारत भूषण बत्रा ने मनीष ग्रोवर को हराया और भारत भूषण बत्रा बीबी बत्रा यहां से विधायक चुने गए। यहां पर 1952 से लेकर और 2019 तक कुल 17 दफा इलेक्शन हुए, 17 बार इलेक्शन हुए और 17 बार इलेक्शन में से 8 इलेक्शन जो है वो 8 चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते और 8 चुनाव ही कांग्रेस ने जीते और जो एक चुनाव है वो हवीपा की टिकट पर सेठ श्री कृष्ण दास ने जीता। तो कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पलड़ा अगर चुनावों का आकलन किया जाए, कुल चुनावों का आकलन किया जाए तो बराबर रहता है। अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरणों की। अगर रोहतक विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर शहरी विधानसभा क्षेत्र आता है उसकी अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट है वो पंजाबी समाज के वोट है, जो 75,000 से लेकर 75,000 से लेकर 80,000 के बीच में उनकी संख्या मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर वोट आता है वो जाट समाज का वोट आता है, 30,000 से लेकर 32,000 के बीच में जाट समाज का वोट है। उसके बाद जो तीसरे नंबर की बात आती है वो अनुसूचित जाति की एससी वोटर्स, एससी जो समुदाय है, समाज है, उसकी वोट है वो 25,000 के करीब यहाँ रोहतक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मानी जाती है। उसके बाद 20,000 के करीब जो बैकवर्ड क्लासेस है, बीसी या पिछड़ा वर्ग जिसको कह सकते हैं, पिछड़ा वर्ग की वोट है और 20,000 के करीब यहाँ पर अग्रवाल समाज की वोट है, 12,000 के करीब यहाँ पर सैनी समाज की वोट है और 8,000 के करीब यहाँ पर ब्राह्मण समाज की वोट है। तो ये जो जातीय समीकरण है वो विधानसभा क्षेत्र के हैं। अब बात की जाए कि किसकी तरफ झुकाव है रोहतक के जो चुनावी समीकरण है उनका, तो बात कर लेते हैं जो पंजाबी समाज है उसका जो है अब की बार, पिछली दफा हम कह सकते हैं पिछली 2014 और 2019 में अच्छा खासा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया था, मगर अब की बार जो अनुमान है, जो आकलन है और जिस तरीके से लोगों से बातचीत करके जो सर्वे या जो ओपिनियन पोल, जो आकलन तैयार किया गया है उससे हम मान सकते हैं कि अब की बार 55% मत जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है और 45% मत पंजाबी समाज का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। उसके बाद जो जाट समाज है, जाट समाज का 90% वोट वो कांग्रेस की तरफ पोलराइज होने की संभावना है और 5% वोट, 5% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को आ सकता है और 5% वोट वो अदर को जा सकता है। उसके बाद जो एससी समाज है जिसकी संख्या 25,000 के करीब है, एससी समाज का जो वोट है वो 55% वो कांग्रेस को जा सकता है और 45% वो भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। उसके बाद अग्रवाल समाज की बात की जाए तो अग्रवाल समाज का 50-50 हम मान सकते हैं, 50% वो कांग्रेस को जा सकता है और 50% वो भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। उसके बाद जो बीसी जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका लगभग 65% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है और उसका 35% वोट वो कांग्रेस को आने की संभावना है। उसके अलावा जो सैनी समाज है उसका 80 से 90%, 80 से 90% वो भारतीय जनता पार्टी को जाने की संभावना है और 10% वो आने की संभावना है कांग्रेस को। उसके अलावा जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का 60% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस को आ सकता है, उसकी कई वजह मानी जा रही हैं और जो 40% है वो भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। अब ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव की रोहतक शहर के अंदर 2-3 वजह मानी जा सकती है। एक तो जो रोहतक शहर में जिस तरीके से यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा वो चुनाव नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण समाज में थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को यहां से भुगतना पड़ सकता है। अब जो तमाम समीकरण मैंने बताए उनका अगर निचोड़ बताया जाए तो यहां पर जो वोट शेयर की बात की जाए तो 40 से लेकर 42% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को जाने की संभावना है और 50% से लेकर 52% तक वो कांग्रेस को आने की संभावना है और 6% से लेकर और 8% तक वो वोट अदर्स को जाने की संभावना है। तो ये था रोहतक विधानसभा क्षेत्र का पूरा लेखा जोखा। और जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो समीकरण होते हैं चुनाव के वो बदलते रहते हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक समीकरण बदलने की गुंजाइश बनी रहती है। ये आज का ओपिनियन पोल है, ये आज के समीकरण है जो चुनाव से 2-2.5 महीने पहले के हैं। जैसे चुनाव अनाउंस होगा, जैसे चुनाव की तिथि आएगी, उसके बाद प्रचार होगा, कैंडिडेट कौन आता है, मुद्दे क्या सामने आते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी जो समीकरण, जो तमाम चीजों को लेकर भी जो समीकरण बनेंगे, जो तमाम चीजों को लेकर जो आकलन होंगे, वो हो सकता है कि आज के आकलन से कुछ जुदा भी हो। मगर आज की जहां तक बात की जाए तो जो आंकड़े हैं वो
मैं आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपकी कोई राय है और आपका ओपिनियन कुछ, आपकी राय या आपका ओपिनियन कुछ अलग कहता है, या इस ओपिनियन से आप कितना सहमत हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और अन्य विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट लेकर।